Good evening, dear students. I am Mahendra Singh Chauhan. Welcome to all of you on our online portal of Srikandy Academy and EduTech. और चूँकि अभी हिंदी की क्लास है तो थोड़ा हिंदी में आपका वेलकम कर लें। मैं महेंद्र सिंह चौहान आप सभी का हमारे ऑनलाइन पोर्टल श्रीकंडी एकेडमी एंड एजुटेक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए लगभग हमारा टॉपिक पूरा हो गया है और अब बात करने वाले हैं, क्योंकि प्रकाश अभिक्रिया के संदर्भ में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली है। तो प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद थे मुख्य रूप से एटीपी और NADPH2, तो उनके बारे में हमने बताना कि ये जो उत्पाद होते हैं ये प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बनते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं को हमने दो भागों में विभक्त किया था, एक थी प्रकाश अभिक्रिया, दूसरी थी अप्रकाश अभिक्रिया। तो प्रकाश अभिक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? एक तो ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्रकाश अभिक्रिया जो है दो उत्पादों का निर्माण करती है। ठीक है, हम कह सकते हैं दो ऊर्जा के स्रोत का निर्माण करती है, एक एटीपी, दूसरा NADPH2। और जिन दोनों का उपयोग कहाँ होता है? इन दोनों का ही उपयोग होता है अप्रकाश अभिक्रिया में। और हम ये कह सकते हैं अप्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों का उपयोग करके और भोजन के रूप में शर्करा का निर्माण किया जाता है। और अब बात करें जो प्रकाश अभिक्रिया थी, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश अभिक्रिया जो होती है ये होती है थाइलेकॉइड की ल्यूमन में संपन्न, थाइलेकॉइड की झिल्ली में संपन्न होती है। जबकि इसके जो उत्पाद होते हैं, चाहे हम एटीपी की बात करें या NADPH2 की बात करें, ये दोनों ही कहाँ बनते हैं? स्ट्रोमा में बनते हैं। एटीपी का निर्माण किया जाता है एक अलग से कॉम्प्लेक्स के द्वारा। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, कि एटीपी का जो निर्माण करता है वो कॉम्प्लेक्स। और मुख्य रूप से यहाँ किसकी भूमिका रहती है एटीपी के निर्माण में? प्रोटॉन मोटिव फोर्स की। ठीक है, प्रोटॉन का जो फोर्स लगता है उसकी भूमिका मुख्य है और उसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, अब ये ग्रेडियंट क्या होता है? चैनल्स होंगे जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ चैनल जो होते हैं अलग तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है यूनिपोर्टर, एक होता है स्ट्रीम पोर्टर, एक होता है एंटीपोर्टर। तो उन्हीं के माध्यम से इन प्रोटोनों का आवागमन होता है झिल्ली के आर पार। तो झिल्ली के आर पार जब यहाँ पे ज्यादा प्रोटोन आ जाते हैं, देखो यहाँ से आ रहे हैं, या कलर आपको दिख रहा है लाइट से डार्क, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव के दौरान यहाँ से हाइड्रोजन आयन को इस तरफ से इस तरफ भेजा गया थाइलेकॉइड की ल्यूमन से। वैसे ही ल्यूमन का भाग है ना कि स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ से जब प्रोटोनों को इधर भेजा गया तो ये प्रोटोन यहाँ पर अधिक हो गए, तो अधिक हो गए तो ये नियम है, अधिक ज्ञान कहाँ बढ़ता है? अधिक से कम की ओर। ठीक है, अब आप मुझसे सीख रहे हो तो मैं सिखाने योग्य हूँ, मेरे पास उस ज्ञान का भंडार है, तो मैं आपको समझा सकता हूँ उस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़, चाहे हम पानी का भी मूवमेंट देखें तो पानी कहाँ होता है? अधिक से कम की तरफ जाता है। तो ऐसे ही हर एक चीज़ है, तो हर एक चीज़ का मूवमेंट कहाँ होगा? अधिक से कम। लेकिन यहाँ पे देखो कम से अधिक की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनका सदुपयोग प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ भेजने में किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इधर आ गए तो क्या हो गए? प्रोटॉन ज्यादा। क्या हो गए? ज्यादा हो गए प्रोटॉन। अब इन प्रोटॉन को वापस क्या करना है? थाइलेकॉइड की ल्यूमन में भेजना है। यहाँ पे जब प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉनों को वापस भेजा जाता है अब अधिक से कम की ओर। यहाँ पर है क्या? कम। तो यहाँ पे इस तरफ आएंगे तो यहाँ प्रोटॉन कम है, लेकिन जो प्रोटॉन भेजने के दौरान, या जैसे मैंने बताया था घिरनी होती है ना, जिस तरह से कुएं से पानी निकालते हैं उस तरह से घिरनी होती है। अब यहाँ पे जो घिरनी है इस तरह से कुछ इस तरह से, जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से गिरेंगे ये घूमेगी, घूमती है, तो एक तरफ होता है एडीपी, एक होता है फॉस्फेट। अब इन दोनों को प्रोटॉन आने से ये घूमता है और इन दोनों को ही जोड़ देता है। तो एडीपी और पी जुड़ करके क्या बना रहा है? एटीपी बन गया।
ये देखो, तो यहाँ पे इसका रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एक टर्म दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का पावर हाउस। अब वो शक्तिगृह बात करें तो यहाँ पे इन एटीपी सिंथेसिस के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन जिस प्रक्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है उसी का एक छोटा हिस्सा आपको यहाँ पर भी देखने का मिलेगा, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार से होता है वो बात करेंगे हम श्वसन में, जब बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, और वहां पे लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, और एक कीमोऑस्मोटिक थ्योरी या ईटीसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके दौरान मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में हमने बात की थी, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर की जो संरचना होती है उनको क्रिस्टी कहा जाता है, जिसको मैंने उंगलीनुमा संरचना बताई थी। अगर जिन्होंने नहीं देखे तो मेरे पुराने वीडियो देखें, हमारे इसी पोर्टल पे अवेलेबल है, करनी एकेडमी के और एजुटेक के, ठीक है। आप निःशुल्क देख सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब पोर्टल पे अवेलेबल है, तो उन वीडियोस को देखिए, उनमें सारी जानकारी मैंने उनमें दे रखी है, ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे वहां पे क्रिस्टी पे F0M पार्टिकल होते हैं जिनको ऑक्सीसोम्स कहा जाता है। उन ऑक्सीसोम्स में इसी तरह से रेगुलर घुमाव चलता रहता है, रेगुलर रोटेशन चलता रहता है, तो उसी रोटेशन का एक हिस्सा यहाँ पर भी होता है। जब ये घूमता है तो उसी दौरान एडीपी और फॉस्फेट जुड़ते हैं और एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर के तो शांत हो रहे हैं, अपनी उत्तेजना को कहीं शांत करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाकर के उत्तेजना को शांत करेंगे, लास्ट में जाएंगे NADP के पास, और उससे क्या बन जाएगा NADPH2, तो अपनी उत्तेजना यहाँ पे शांत हो गई। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, NADPH2 को दे दिए। तो ओवरऑल जो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद थे सीधे के सीधे डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए हैं, स्ट्रोमा में। ये भी स्ट्रोमा में और ये भी स्ट्रोमा में, तो एटीपी और NADPH2 डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, स्ट्रोमा में, जहां पे हम बात करेंगे अप्रकाश अभिक्रिया की। नेक्स्ट बात करें हम, एक सेकेंड, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का एक रोड मैप सा बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा क्या है, हरित लवक, हरित लवक है, और हरित लवक में ये हरे कलर का है, जिसको हमने क्या कहा, थाइलेकॉइड झिल्ली, ये थाइलेकॉइड का भाग। उसके सराउंडिंग में क्या है, स्ट्रोमा, ये जो। अब जैसे ही लाइट गिरती है कहाँ पर, थाइलेकॉइड पर, तो यहाँ से क्लोरोफिल उत्तेजित होते हैं और जल का अपघटन होता है, वो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और साथ में क्या बन रहा है, एटीपी बन रही है और NADPH2 बन रही है। बनाए हमने, अच्छे से सबने समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर फिर भी किसी के मन में डाउट है तो बेझिझक पूछिए, ठीक है। एक बार नहीं, आप 10 बार पूछिए, जब तक आपको संतुष्टि ना मिले, जब तक आप अपने प्रश्न के उत्तर से सेटिस्फाइड ना हो, तब तक मुझसे जानकारी लीजिए। लेकिन मन में डाउट किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा क्या होता है, खतरनाक होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं रखना है, या तो ज्ञान लेना नहीं है, और लेंगे तो पूरा लेंगे। जानकारी लेनी है, पढ़ना है तो ऐसा पढ़ना है कि किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, चाहे थाइलेकॉइड से हो, चाहे हरित लवक से हो, केल्विन साइकिल से हो, चाहे कहीं से पूछे, यहाँ पे को रात को कोई नींद उठा करके भी पूछे, हाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है, उसके उत्पाद क्या होते हैं, जल का प्रकाश अपघटन कहाँ होता है, थाइलेकॉइड में होता है, स्ट्रोमा में होता है। इस तरह से रटा होना चाहिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। सारी चीजें दिमाग में अपना आप सेट हो जानी चाहिए, रटने की भी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो हम सब कुछ कर लेंगे। प्रश्न किस तरह घुमाए, रटना भी नहीं, हमें सिर्फ समझना है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं यार, दोबारा देखिए आप, क्योंकि इतना समझाने के बाद शायद ही आप बोलेंगे। और ये अच्छा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला, जिस तरह से पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर याद रहती है ना, उसी तरह से ये वीडियो देख के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो दिमाग में ज़्यादा सेट हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कोरोना से आपको एक, ठीक है। और हमारे यहाँ पोर्टल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, तो आपको सारी जानकारी अपडेटेड मिलती रहेगी। फिर बात करें, ये हमने एटीपी
और NADPH2 जो हमने प्रकाश अभिक्रिया में बनाए थे, अब वो कहाँ जा रहे हैं? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चले गए। और स्ट्रोमा में क्या संपन्न होती है? यहाँ पे अप्रकाश अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अप्रकाश अभिक्रिया। अब अप्रकाश अभिक्रिया जो होती है, इसको यहाँ पे बात करें तो इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन चक्र, ठीक है। वैसे यहाँ पे अप्रकाश अभिक्रिया की बात करें तो अप्रकाश अभिक्रिया जो है वो खोजी गई थी ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा। कौन से वैज्ञानिक? ब्लैकमैन, ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है। वो ब्लैक था या नहीं था ये नहीं जानना, हमें सिर्फ उसका नाम जानना है कि वैज्ञानिक का नाम क्या था। ब्लैकमैन ने अप्रकाश अभिक्रिया की खोज की थी। तो फिर सर इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? मैं सिर्फ अप्रकाश यूज कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ड। कौन सा शब्द यूज किया? सिर्फ अप्रकाश, ठीक है। अब अप्रकाश के अलावा बात करें तो सेकंड जो है यहाँ पे केल्विन चक्र बात की। अप्रकाश अभिक्रिया के अलग अलग पार्ट हैं। एक होती है C3 साइकिल, एक होती है C2 साइकिल, और एक होती है कैम प्लांट्स में होती है एसिड साइकिल, जिसको कैम मेथिलेशन मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब मैंने सिर्फ अभी एक वर्ड यूज किया, अप्रकाश अभिक्रिया। अप्रकाश अभिक्रिया की खोजकर्ता कौन थे? ब्लैकमैन थे। अब उसी में बात कर रहे हैं हम केल्विन चक्र की। तो केल्विन चक्र कैसा चक्र है? C3 चक्र। C2 चक्र अलग है, ये भी अप्रकाश का ही भाग है। तो अप्रकाश के अलग अलग टाइप्स हैं। सब डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, उंगली पर टिप्स पे याद होगी सारी चीजें, ठीक है। तो हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं अप्रकाश अभिक्रिया, और यहाँ केल्विन लिखा है क्योंकि ज्यादातर कौन से चक्र की बात करते हैं? क्योंकि हम ग्लूकोज के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो उत्तरदायी चक्र होता है वो यहाँ पे केल्विन चक्र ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चक्र जब पूरा चलता है उसी दौरान क्या होता है? शर्करा का निर्माण होता है, इस शुगर का निर्माण होता है। और इस शुगर का उपयोग क्या होता है? इस ग्लूकोज का उपयोग क्या है? शर्करा का उपयोग क्या होता है? कहाँ का उपयोगी है प्लांट के लिए? उसकी बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम बात करेंगे कोशिकीय श्वसन जो होगा, श्वसन जो पादप श्वसन करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं होगा। तो वहां पे श्वसन की क्रिया में इसी शर्करा का उपयोग करके क्या बनाया जाता है? अब इसके निर्माण में हमने क्या खर्च की है? ऊर्जा खर्च की है। निर्माण कैसे हुआ? ये ऊर्जा लगाई है ना, प्रकाश अभिक्रिया ने बनाई थी ऊर्जा, उसके परिणाम स्वरूप ये सारी ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? केल्विन चक्र में। और केल्विन चक्र में इस ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तब जाके शर्करा का निर्माण होता है। तो इसके अपघटन से वापस हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। खाना क्यों खाते हैं हम? एनर्जी के लिए, ताकि हमें कार्य करने की क्षमता मिले। उस कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। तो ऊर्जा हम क्यों कर रहे हैं? श्वसन से हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो क्या होगा? मुख्य रूप से इसी शर्करा का अपघटन होगा। और अपघटन कब होगा? जब हम श्वसन पढ़ेंगे। कि सर यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपका पूरा अलग चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी बहुत अच्छे टॉपिक कवर करता है और आपका अच्छा सा सिलेबस और नीट में भी अच्छे क्वेश्चन लेके आता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें सेलुलोज के निर्माण में। अब सेलुलोज की प्लांट में क्या उपयोगिता है बताई थी हमने? कौन लोग बता सकता है? जल्दी से बताइए, कितने लोग कमेंट कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ यहाँ पे, आपके कमेंट आएंगे जब तक मिला लेना सही है या नहीं है। कोशिका भित्ति हमने पढ़ी थी पादप की, किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन इत्यादि की बनी होती है। उसके अलावा बात करें स्टार्च जो प्लांट में स्टोरेज सोर्स है। फिर उसके अलावा बात करें अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के निर्माण में ये सहायक होता है। नेक्स्ट बात करें
ये सारी चीज आपको बता दी है। प्रकाश संश्लेषण खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। और यहाँ पे बात करेंगे तो जल का क्या हो रहा है, प्रकाशीय अपघटन। जल का प्रकाशीय अपघटन हो रहा है, वो चीज पढ़ चुके हैं। एटीपी NADPH2 बना, फिर केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल में क्या होता है अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ आपको केल्विन साइकिल बता रहा हूँ। सबसे पहले H2O हमने जो बात करें CO2 प्लस H2O, H2O का रोल हमने पढ़ लिया, ये H2O का रोल, तो H2O को हम यहाँ पे अब भूल जाते हैं एक तरह से। सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, CO2 की। अब CO2 कितना है, एक कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन है, एक। ये आता है, एक एंजाइम होता है रुबिस्को। कौन सा एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम है। और ये आपको मैं बता दूं, ये यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। याद कर लेना, सर्कल कर लेना, बोल्ड कर लेना, अच्छे से गोद लेना, ठीक है। कितनी दफे पूछा गया है, तो रुबिस्को क्या है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो रुबिस्को, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तब आपको ऑप्शन में रुबिस्को भी मिलेगा। और कितने महानुभव होंगे जो रुबिस्को पे टिक करके आएंगे, क्योंकि अभी भी मिनट में क्वेश्चन फिर से पूछा गया, ठीक है। तो उसका क्या आंसर होगा, कोलाजन। कोलाजन जो प्रोटीन होता है मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, एनिमल्स में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन का टर्म पे ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा इसको साइक्लिक फॉर्म में बताना चाहूंगा। तो ये CO2 और यहाँ रुबिस्को एंजाइम, ये रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RUBP, राइबोलोज बेस फॉस्फेट, इसका नाम क्या है, RUBP का मैं इधर लिख देता हूं, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। अब राइबोलोज जो होता है ये भी शर्करा है, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है 5 कार्बन। और एक कार्बन हमारा कौन सा है, एक ये वाला। तो जब CO2 जो हमारा रिएक्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, RUBP के साथ जुड़ता है, और एंजाइम क्या है, ये रुबिस्को क्या है। अब कहेंगे सर आप कभी एंजाइम कहते हो, कभी प्रोटीन कहते हो, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एंजाइम का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद भी अगर आपके इस तरह के मन में प्रश्न उठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये वीडियो बनाए हुए हमने, आप उन वीडियो को देखिए। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम या अधिकतर एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एक कुछ छोड़ दे तो गिने चुने, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, या यूं कह सके सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो क्या सारे प्रोटीन भी एंजाइम होंगे, नहीं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ये मैंने वर्ड स्पेशल एक लाइन डाली थी मेरे वीडियो में, यहाँ पे आप देखिएगा कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो रुबिस्को क्या है, एक एंजाइम है। एंजाइम अब ये करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP, राइबोलोज बिस फॉस्फेट, 5 कार्बन इसके, 1 कार्बन इसका, कितने बने, 5 में एक और जोड़ता हूं तो कितने होने चाहिए, 6 कार्बन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही होता है 6 कार्बन का, तो वो अस्थायी होता है कंपाउंड। कैसा यौगिक होता है, अस्थायी यौगिक बनता है, जो बनते ही तुरंत टूट जाता है 3 कार्बन के कंपाउंड, जिसको कहते हैं PGA।
फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये देखो, ये 1 कार्बन, ये 5 कार्बन, कितने हो गए 6, और इसके कितने हैं 3 कार्बन। कितने कार्बन? तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल होंगे पीजीए के, तो पीजीए के अणु कितने मिलेंगे, 2 अणु मिलेंगे, तभी जाके 6 होंगे, 3 + 3। इसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसके बाद बात करें, ये सारी प्रक्रिया कहां हो रही है, इसी स्ट्रोमा में, ठीक है। अब यहां थाइलेकोइड का कोई रोल नहीं है। थाइलेकोइड का काम था क्या, एटीपी का बनाना और NADPH2 का बनाना, जो वो कर चुका है। नेक्स्ट बात करें अब, और ये फिर आगे जाके फिर से यहां पे जो पीजीए है ये बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो यहां पे जो एटीपी हमने बनाई थी, जो एटीपी हमने बनाई थी, वो एटीपी यहां पे वापस से टूट जाती है। तो किस में टूटेगी, एक तो एडीपी प्लस एक फॉस्फेट में, और ये फॉस्फेट जो है यहां पे काम आ जाता है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है। फिर बनता है इसके बाद एक और कंपाउंड, यहाँ 3PGA2PG थोड़ा स्टेप लंबा है, ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ेंगे उसका बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में बन जाएगा PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और यहाँ पे एल्डिहाइड बनाने के लिए NADPH2 का उपयोग हो जाता है। और किसमें बना, ये NADP में टूटता है। जिस प्रकार से बने थे उसके रिवर्स में टूटते हैं। तो हमने जो ATP बनाया था उसका उपयोग भी हो गया, NADPH2 बनाया था उसका उपयोग भी हो गया। तो दोनों ही उपयोग में आ गए, ये टूट गए। अब ये जो PGAL के अणु, अभी कितने अणु हैं हमारे पास, ये सारे 3 कार्बन के चल रहे, तो इसके भी 2 अणु, इसके भी 2 अणु, अभी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अब ये फिर अब आगे चल के 2 अणु आपस में जुड़ के फिर फ्रक्टोज बनाते हैं। फ्रक्टोज से फिर क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, मैं अणुसूत्र लिखा था C6H12O6। तो हमारे पास 3 कार्बन का 2 है, तो 3 दूनी 6 हो गए। ये दोनों अणु मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। अब इसको देखिए, ये तो ग्लूकोज हमारे पास बन गया, लेकिन एक चीज गौर कीजिए, हमने जो रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन में लिख बात करें तो हमने 6CO2 लिखे थे, और 6CO2 वाटर मॉलिक्यूल है, उस साथ में हम उसको छोड़ रहे हैं। अभी यह लिख देते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो, 6H2 कर दिया मैंने। तो C6H12O6 बनाया था, यहाँ के RUBP का जिक्र किया था, नहीं किया ना, और साथ में हमने ऑक्सीजन को विमुक्त किया था, ठीक है, किया। तो यहाँ ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ 6 ऑक्सीजन रिमूव कर देते। तो मतलब कि 6 CO2 के अणु की आवश्यकता होती है। अब RUBP तो उपयोग में नहीं है ना, तो RUBP यहां से इस उत्पाद से बात करेंगे तो RUBP का वापस से रीजनरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः निर्माण RUBP का हो जाता है। इसको कहते हैं रिसाइकलिंग फेज। किसके लिए, सिर्फ RUBP के लिए। तो हम बात करेंगे 6 अणु इसके थे,
तो जाके 6 कार्बन की हमें एक शर्करा मिल गई। तो बाकी के जो RuBP आ रहे हैं वापस से वो काम आ रहे हैं। तो यहां पर भी एक ATP खर्च होती है। एक ATP टूटा, क्या बना? एक ADP और एक फॉस्फेट। तो ये सिर्फ एक चक्कर में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो हम बात करेंगे तो 2 अणु है, तो एक ATP, एक NADPH2 और एक ATP एक चक्कर में खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 चक्कर में बात करेंगे तो कितनी होगी? तो 2 ATP, 2 और 2 4, ठीक है, NADPH2 और। क्लियर? तो एक CO2 के लिए हम बात करेंगे यहाँ डबल, इस चक्कर में 2 ATP और खर्च होती है। तो हम यूं कह सकते हैं एक CO2 के लिए 3 ATP और 2 NADPH2 खर्च होते हैं। ठीक है, हालांकि इसके एनर्जी की कैलकुलेशन मैं आपको अलग से बता दूंगा बाद में, जिसमें तो अभी तो कुल मिला के हमें सिर्फ ये जानना है कि CO2 का फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। इस कारण से इसको कार्बन फिक्सेशन चक्र कहते हैं। कार्बन स्थिरीकरण चक्र। इस चक्र में क्या हो रहा है? कार्बन को स्थिर किया जा रहा है। सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट के बने, फिर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर फॉस्फोग्लिसरेट में यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड बन गया और ये यहाँ से 2 मॉलिक्यूल जो थे 3 कार्बन के आपस में जुड़ करके क्या बनाया? 6 कार्बन का एक अणु बनाया। जो RuBP यूज किया था हमने, RuBP को वापस से फ्री कर दिया है ATP का उपयोग करते हुए। और अंत पे क्या बन गया? ग्लूकोज का निर्माण हो गया है। और इस ग्लूकोज को कहाँ का उपयोग कर सकते हैं? इस शर्करा को किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन में, सेलुलोज या कोशिका भित्ति में स्टार्च जो है यहाँ पे संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, या कुछ और कंपाउंड जिसके बना सकते हैं, जैसे लिपिड हो गया या इनसे प्रोटीन बना सकते हैं, वो अलग साइकिल है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। ठीक है, तो अलग अलग वे में हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी प्रक्रिया है कार्बन को फिक्स करने के लिए। तो मुख्य रूप से हमने ये सारा किसका भाग है? अप्रकाश अभिक्रिया का। और इसमें सबसे पहला उत्पाद जो है वो कितने कार्बन का बनता है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का बना? 3 कार्बन का। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? C3 चक्र या केल्विन चक्र। क्योंकि इसकी खोज जो है इस चक्र की, जो हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, अप्रकाश अभिक्रिया में C3 चक्र की, इसकी खोज की थी केल्विन बेंसन ने। केल्विन बेंसन ने। और कहां की थी? यहां पे एल्गी में की थी, क्लोरेला में। ठीक है, यहाँ पे क्लोरेला एल्गी में इस चक्र की खोज की थी उन्होंने। और जो वहां पे मैकेनिज्म यूज किया था, C14 रेडियो एक्टिव कार्बन को उपयोग किया था। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमने पूरा जान लिया C3 चक्र मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया और प्रकाश संश्लेषण की अब अप्रकाश अभिक्रिया का C3 चक्र। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, एक हालांकि थोड़ा रह जाता है, प्रकाश श्वसन, जो इसको कहा जाता है C2 चक्र। और उसके अलावा जिन पादपों में C2 चक्र होता है वो क्या करते हैं? नए एडेप्टेशन लाते हैं, नए अनुकूलन लाते हैं, जिनको कहते हैं फिर C4 पादप। नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे सोरगम है, मक्का है, सुगरकेन है, गन्ने का है, ये सारे क्या है? चिनोपोडियम हो गया। ये सारे C4 पादप होते हैं जिनमें प्रकाश शोषण होता है। वो अपने पादप अपने नया चेंजेस लाते हैं। चेंजेस लाने के बाद वो पादप क्या कहलाए? C4 प्लांट्स। तो जिसके बारे में हम चर्चा हमारी अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हम उम्मीद करता हूँ ये सारी प्रकाश संश्लेषण की मुख्य जो अभिक्रिया है, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाश अभिक्रिया का C3 चक्र आपको समझ में आया होगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है या प्रश्न उठ रहा है, ठीक है, ये चीज़ हमें सर से और जाननी है, डेप्थ में जाना है कुछ और, क्योंकि आपके बड़े बड़े तौर पे जो सिलेबस का भाग है वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका अगर उम्मीद कर कुछ नेक्स्ट स्लाइड। अब ये तो हालांकि बता चुका हूं कि पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि हरे पेड़ पौधे हमें क्या दे रहे हैं, प्राणवायु दे रहे हैं। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम चारों तरफ हरियाली लाएं, बारिश का मौसम में पेड़ पौधे लगाएं ताकि हरियाली बरकरार रहे और सबका जीवन सुखद में रहे, सबको अच्छी ताजी ताजी प्राणवायु मिलते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज का ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सारी चीज समझ में आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह जाता है, डाउट रह जाता है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके कमेंट हम तक पहुंचेंगे तो हम उसको रेस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके लिए फायदेमंद है, जिनको ये जानकारी आवश्यक है और जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सारी जानकारी रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का, हमारे वीडियो से रिलेटेड हर एक जानकारी से आप बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब मैं महेंद्र सिंह चौहान अब आपसे आज्ञा चाहूंगा। जय हिंद।